Namaskaram. Namaskaram to everyone, wherever you are. Well, the music आप sounds a सभी bit. को नमस्कारम। आप चाहे जहाँ भी हों। ये जो संगीत आपने सुना, ये नेटिव अमेरिकन्स का है, जिन्हें इंडियंस कहा जाता है, और इसमें वो इंडियंस भी थे जो वास्तव में भारत के हैं। इन दो संस्कृतियों का साथ में मिलना संगीत के रूप में एक बहुत ही शानदार चीज़ है। अभी हम यहाँ हैं बेयर लेक यूटा में। सुबह अभी 6:30 से कुछ ऊपर का समय हुआ है। सूरज अभी तक नहीं उगा है। यहाँ तापमान अभी 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। सूरज का नामो निशान नहीं है। मेरे आजू बाजू हर जगह आग जली हुई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वायरस दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी गति पकड़ रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और भारत भी, और कुछ दूसरे और देश। अभी भी भारत में 1000 से ज़्यादा मौतें हर दिन हो रही हैं। हालांकि भारत में मृत्यु दर कम है, लेकिन जब आर्थिक व्यवस्थाएं खुलेंगी, अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं खुलने लगेंगी, हम देख रहे हैं कि मौतों की संख्या में और इन्फेक्शन की संख्या में बढ़त हो रही है। अमेरिका में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मोटे तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी स्तर तक चालू हो गई हैं। कम से कम सड़कों पर, हाईवेज़ में सारी ट्रकें चल रही हैं। कम से कम 60% जो आम ट्रैफिक होता है उसका करीब 60% तो चालू है। और दुर्भाग्य से अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी, उन्हें भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। कई मिनिस्टर्स, कई भारत के उपराष्ट्रपति जी, उनको भी कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री वेंकैया नायडू जल्दी ही ठीक हो जाएं। उनकी उम्र ऐसी है कि लोगों का उनका ख्याल रखना होगा। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अपना बेहतरीन करेंगे, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षा में जीते हैं, अगर ये उनके साथ हो रहा है तो आम जनता जिन्हें सड़क पर निकल के काम करना होगा, उसकी जो चुनौतियाँ होती हैं। और कुछ आंकड़े या कुछ अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि 70% लोग जिनको इन्फेक्शन होता है, वो इस वायरस को एक और व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचाते। लेकिन 10% वे लोग जिन्हें सुपर स्प्रेडर माना जाता है, अगर वो बहुत खुश हैं तो वो किसी न किसी रूप में सुपर हैं। ये 10% लोग इस वायरस को, कम से कम 90% इन्फेक्शन इन 10% लोगों की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें से हर एक व्यक्ति कम से कम 9 से 10 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचा रहा है। लेकिन 70% जिम्मेदार लोग हैं। जैसे ही उनको इन्फेक्शन पता चलता है, वो किसी और को ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचाते। बड़ी अच्छी खबर है ये। हमें बस इस 70% को 100% बनाना होगा। वास्तव में यही असली समाधान है वायरस की समस्या का और कई दूसरी समस्याओं का जो हमारे पास हैं। तो वे लोग जो हिसाब लगा रहे हैं कि इस महामारी के ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगा, कृपया उस तक बहुत जल्दी उछाल ना लगाएं। किसी ने आपको नहीं बताया कि ये कुछ ऐसा है कि किसी एक ख़ास दिन पे हम कह सकते हैं कि वायरस ख़त्म हो गया और हम कोई नई चीज़ करेंगे। नहीं, ये इस तरीके से नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम इसके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर आएँ। जिस तरह से हमने कई दूसरे जानलेवा वायरसों को मैनेज किया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इनका हमारे पास एक असरदार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है
उस वजह से हमको पता है कि हम इस वजह से हमें लगता है कि हम उससे मुक्त हैं। हालांकि ये वायरस हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम उससे मुक्त हैं क्योंकि हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो इस वायरस के लिए भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे पास एक असरदार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में काफ़ी सारा काम हो रहा है। शायद यही कारण है कि कई सारे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी भी हर कोई इस बात पे सहमत नहीं है कि ये एक तरीका है इस बीमारी के इलाज का। आज विश्व जंतु दिवस है, वर्ल्ड एनिमल डे है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, यानी कि ये विश्व पशु पक्षी दिवस है। माफ़ कीजिए, ये हवा दिशा बदल रही है और इस आग का धुआं थोड़ा मेरी आंखों पे जा रहा है। अगर आपको ये बात पहले से ना पता हो, 20 करोड़ जानवर हर दिन भोजन के लिए मारे जाते हैं और 3 अरब, जिसमें मछलियाँ भी शामिल हैं, हर दिन इंसानों के खाने के लिए उनको मारा जाता है। 3 करोड़ पशु पक्षी और 3 अरब पानी में रहने वाले जीव जंतु, 7.6 अरब इंसानों के मारने के लिए उनको हर दिन उनको मारा जाता है। इसमें 1.2 ट्रिलियन पानी में रहने वाले जीव जंतु और करोड़ों जानवर जो धरती पर रहते हैं, हर साल उनकी हत्या की जाती है। पिछले 50 सालों में, माफ़ कीजिएगा, पिछले 50 सालों में दुनिया में मांस का जो सेवन है वो 6 गुना बढ़ गया है। इसका एक कारण ये है कि मिट्टी कमज़ोर हो गई है और जो वनस्पतियां हैं, जो सब्जियां हैं, उसमें पर्याप्त ताकत नहीं है, पर्याप्त पोषण नहीं है। ये इसका एक कारण है कि मांस का सेवन इतना बढ़ गया है। और एक और कारण ये है कि जो मांस का उद्योग है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। और एक और कारण ये है कि जो कुछ भी पश्चिम में होता है, ख़ास तौर पे अमेरिका में, हर किसी को लगता है कि उनका अधिकार है कि वो उसी चीज़ की नकल करें। अब हर डॉक्टर आपको बता रहा है कि लाल मांस कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है, चाहे वो दिल से जुड़ी समस्याएं हों, चाहे वो कैंसर हो या कई दूसरी समस्याएं, या ये सब लाल मांस के खाने के कारण होता है। इसका सेवन कम करना होगा। लेकिन भारत में कई डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको मांस खाना चाहिए, वरना आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा गलत नहीं हैं, क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि वो गलत नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पिछले 25 सालों में आप भारत के बाज़ारों में जो सब्जियां खरीदते हैं, उनका जो पोषण का स्तर है वो 40% कम हो गया है। ये पहली पीढ़ी है जहां हमें पता है कि प्रकृति का क्या महत्व है और हम कितनी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं जो इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। मुझे उम्मीद है कि वो महत्वपूर्ण काम किया जाएगा। मैं महत्वपूर्ण लोगों से मिलता रहा हूँ अमेरिका में, जो जिनके पास ज़रूरी टेक्नोलॉजी है और साथ ही उनके पास फंड तक भी पहुँच है, ताकि उष्णकटिबंधीय धरती पर महत्वपूर्ण चीज़ें की जा सकें। क्योंकि उष्णकटिबंधीय धरती को ठीक करना सबसे क्विक तरीका है, ताकि पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ है इस धरती में, उसे पलटा जा सके। सिर्फ कावेरी पुकारे परियोजना ही
सभी आंकड़े ये बताते हैं, सभी अनुमान ये बताते हैं कि अगर हम ये 242 करोड़ पेड़ लगाते हैं कावेरी बेसिन में, कावेरी घाटी में, जो कि करीब 83,000 वर्ग किलोमीटर का है, इसके कारण 9 से 12 ट्रिलियन लीटर पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा होगा और 8 से 12% कार्बन जो एक देश के रूप में भारत ने दुनिया को वादा किया है पेरिस एकॉर्ड में, जो कुछ भी हमने वादा किया है उसका 8 से 12% पूरा हो जाएगा सिर्फ इस एक परियोजना के कारण। आपको पता है कि क्यों मैं इस तरह से इसके पीछे पड़ा हूँ जैसे मेरे ऊपर भूत सवार हो। हाँ, मेरे ऊपर भूत सवार है। अगर आपके ऊपर सवार नहीं है तो आपको अफसोस होगा और आपके बच्चे, अगली पीढ़ी हमें बहुत ही द्वेष के साथ पलट कर देखेंगे, गर्व के साथ नहीं, आदर के साथ नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा द्वेष के साथ। तो 51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की धरती जिसका प्रयोग खेती के लिए होता है, उसमें 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इसका करीब 77 कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का 77% इसका उपयोग होता है उन पशुओं के लिए चारा पैदा करने के लिए जिनका हम मांस खाते हैं, उनके खाने के लिए। हाँ, आपने सही सुना, 77% कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है जानवरों के लिए और उनके भोजन के लिए, वो जानवर जिनका हम मांस खाने वाले हैं। अगर ये हर दिन जो 200 मिलियन जानवरों को रोज़ मारा जाता है, अगर उसे हम कम करके 100 मिलियन कर दें, कहने का मतलब है कि आप जितना मांस खाते हैं अगर आप उसमें 50% कम कर दें तो 220 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की भूमि उपलब्ध हो जाएगी जिसमें हम पेड़ों पर आधारित खेती कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप में से हर एक को करने की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि कम से कम आपके भोजन का 30% पेड़ों से आना चाहिए। आप में से हर कोई को ये हमारे भविष्य के लिए, भविष्य को बचाने का एक तरीका है कि कम से कम 30% हमारा भोजन पेड़ों से आए, उस तरह की खेती से ना आए जिसमें केवल एक ही तरह की फसल उगती है। इस धरती पर जो वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी प्राणी हैं, 1970 से 2016 तक उनकी जनसंख्या में 70% की कमी आई है। 70% की कमी आई है कम 50 साल से भी कम समय में। तो जानवर और जानवरों की वो दुनिया अब वो प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं ताकि वो मानवता को गालियां दे सकें। ऐसा हुआ है कि अफ्रीका के लिंकन, यूके के इंग्लैंड की एक चिड़ियाघर में 5 तोते थे, उनको अलग अलग करना पड़ा क्योंकि वो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे कि वो आने वाले दर्शकों को गालियां दें। जब वो साथ आए थे, उनमें से हर एक को कुछ कुछ शब्द आते थे, लेकिन जब वो एक साथ रहने लगे तो जब भी वो इंसानों को देखते थे वो गालियां देते थे और गालियां सुनकर इंसान हंसते थे। तो उन्होंने देखा कि जब हम गालियां देते हैं तो ये लोग हंसते हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा गालियां देनी शुरू कर दी और वो भी हंसने लगे। तो उनमें से एक ने कुछ ज़्यादा ही गालियां सीख लीं। हर कोई बहुत खुश था क्योंकि ये बस उस समाज के प्रतिबिंब थे जिसमें हम रहते हैं कि हम हर चीज़ को लेकर गाली देते हैं जो हमारे जीवन को पोषित करती है। हम उस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और अब वीकेंड में बच्चे आके चिड़ियाघर में आने वाले थे, तो उनको इन तोतों को अलग अलग करना पड़ा क्योंकि वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वो बच्चों के लिए एक अच्छा सबक नहीं होते। तो मुझे लगता है कि शायद जानवरों की दुनिया, उन्होंने इन 5 तोतों को भाड़े पे रखा है
ताकि वो हमें बता सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। समय आ गया है कि हमें बात समझ आ जाए। यहाँ हम हैं आध्यात्मिक अमेरिका की खोज कर रहे हैं, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। कई मूल अमेरिकी निवास स्थानों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उन जगहों को जहाँ पे अतीत में चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें और दर्दनाक चीज़ें हुई हैं, भव्य चीज़ें और बहुत ही बुरी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे हुआ है। एक चीज़ जो मूल अमेरिकी प्रजातियों की संस्कृति के बारे में बिल्कुल उभर कर आती है वो है धरती के प्रति उनका प्यार। ये कहना भी अनुचित होगा, धरती के प्रति प्यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो धरती से प्यार करते थे, वही धरती हैं। यहाँ तक कि आप और मैं धरती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक उन्हें दफनाया नहीं जाता कि हम धरती हैं। हम बस इस धरती का ही एक उभार हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ उछल कूद सकता है, लेकिन फिर भी ये धरती है, ये धरती का एक हिस्सा है। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जो जागरूकता के साथ जिए कि वो धरती हैं, वो धरती की तरह ही जिए, और हमेशा वो तैयार थे कि वो धरती के साथ एक हो जाएं। तो उस तरह की संवेदनशीलता, इसे वापस आना होगा। अगर अमेरिकी मूल प्रजातियों की जो रहस्यवाद की प्रक्रियाएं हैं, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, अगर वो अपने संपूर्ण रूप में वापस नहीं आती, जैसे कि ज़्यादातर लोग उससे आज संबंध ना जोड़ पाएं, लेकिन उनके आध्यात्मिकता का ये आयाम आज के लिए भी बहुत, आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी बहुत रिलेवेंट है, इस जनरेशन के लिए भी और अगली जनरेशन के लिए भी, कि लोग ये समझते हुए जिएं, ये जानते हुए जिएं कि हम बस धरती ही हैं। अगर धरती गुद अच्छी है, केवल तभी हम अच्छे हैं। अगर ये मिट्टी अच्छी है, केवल तभी हम अच्छे हैं। जब हम कहते हैं मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म कोई फिलॉसफी नहीं है या विश्वास प्रणाली नहीं है या कोई सिद्धांत नहीं है। मिस्टिसिज्म एक नतीजा है एक इंसान के भीतर मौजूद प्राकृतिक जिज्ञासा का, जिज्ञासा जानने की, अनुभव करने की और खोजने की उन आयामों को जो अभी हमारी जो सीमाएं हैं उनके परे हैं। हमारी सीमाएं क्या हैं? हमारी सीमाएं हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। हम क्या देख सकते हैं, हम क्या सुन सकते हैं, हम क्या सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं, और क्या छू सकते हैं। ये हमारी सीमाएं हैं। आपके अनुभव की सीमाएं, आपके ज्ञान की सीमाएं बस आपके 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं। तो ये चाहत कि आप इसके परे कुछ जानना चाहते हैं, ये चाहत एक स्वाभाविक और प्राकृतिक आयाम है जो इंसानी बुद्धिमत्ता के अंदर मौजूद है। इंसानी बुद्धिमत्ता अगर वो विचारधाराओं से सीमित ना हो, विश्वास प्रणालियों से अपंग न बनाया गया हो, अगर उसमें इस तरह की धारणाएं ना हो कि ये सच है, वो सच है, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को अपंग नहीं बनाते, तो ये बहुत स्वाभाविक है, इंसानी बुद्धिमत्ता के लिए ये बहुत स्वाभाविक है कि वो जानने की चाहत करेगी, जानने की तमन्ना करेगी, वो कुछ और जानना चाहेगी उसके मुकाबले जो अभी उसे पता है। इसका नतीजा, इस चाहत का नतीजा है मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई ऐसे सवाल आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, सद्गुरु आप अमेरिका के मूल निवासियों का जो मिस्टिसिज्म है उसमें और भारतीय मिस्टिसिज्म में क्या अंतर पा रहे हैं? हाँ, सांस्कृतिक तौर पर हो सकता है कि हम अलग हों, लेकिन जब बात आती है मिस्टिसिज्म की,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भारतीय मिस्टिसिज्म, अफ्रीकी मिस्टिसिज्म, अमेरिकी मिस्टिसिज्म, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि मिस्टिसिज्म बस एक खोज है इस अस्तित्व की वास्तविकता की, जो कि अभी भौतिकता के परे है, और इस वजह से आपकी ज्ञानेंद्रियां इसका अनुभव नहीं कर पा रही हैं। भौतिक प्रकृति अपने आप में एक बहुत ही विशाल प्रक्रिया है। आधुनिक विज्ञान ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं भौतिक दुनिया की खोज में, लेकिन हालांकि ये बहुत रोचक है, बहुत रोमांच पैदा करता है, फिर भी उन्हें पता है कि ये बहुत ही निराशाजनक प्रयास है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों लाइट ईयर की। हम कब पूरी ब्रह्मांड को खोज पाएंगे, जान पाएंगे? तो भौतिक जगह, भौतिक आकाश, हालांकि ये बहुत रोमांचक है, लेकिन जहाँ तक खोज करने की बात आती है, ये खोज अनंत है। हो सकता है कि ये कई पीढ़ियों को व्यस्त रखे, या अंतरिक्ष में घूमते फिरते हो सकता है हम बोर हो जाएं और कुछ समय बाद उस खोज को हम छोड़ दें, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे तक जाना, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक जाना, आपका जो रोमांच है शायद वो उतनी देर तक ना चले, और वो निश्चित रूप से उतनी देर तक बरकरार नहीं रहेगा। तो मिस्टिसिज्म भौतिक क्षेत्रों को खोजने के दिशा में काम नहीं करता। इसका उद्देश्य है भौतिक प्रकृति से परे के आयामों को खोजना। इसका मतलब है कि मूल रूप से किसी विधि का प्रयोग करना, चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो विधि क्या है, कोई भी विधि उसका उपयोग करना, ताकि आप ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से परे जा सकें, ताकि हम एक ऐसे आयाम को छू सकें, अनुभव कर सकें जो भौतिक के परे हैं। इस दुनिया की गलतियां जो अतीत काल से होती आई हैं, वो कई तरीकों की रही हैं। एक गलती दूसरे गलती से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि हर कोई अपने खुद के ही तरीके से वो गलतियां करता है। हर व्यक्ति अपना खुद का ही रास्ता ढूंढता है, लेकिन इसका एक पूरा विज्ञान है, एक योगिक विज्ञान है, जो इसी बारे में है कि आप व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं और परे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये संयोग से हो। तो मूल अमेरिकी निवासियों का मिस्टिसिज्म एक खास तरह का है। हम इसके कई पहलुओं को, उन्होंने जिस तरह से ये खोज की और उन्हें जिन चीज़ों के अनुभव हुए, उसके हम कई पहलुओं को सामने लाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि आज लगभग हर कोई स्कूल गया है। उन सभी ने स्वाभाविक रूप से याददाश्त को बुद्धिमानी समझने की गलती कर दी है। हमें ये बात समझनी होगी कि ये इकट्ठा की गई जानकारी नहीं है। इकट्ठा की गई जानकारी इसमें मदद नहीं करेगी। अनुभव करना और जानकारी इकट्ठा करना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अनुभव करना दिन के रोशनी की तरह होता है। देखिए, अभी बस सूर्योदय होने वाला है, ये बस मौजूद है। ज्ञान, इकट्ठा की गई जानकारी, इकट्ठा किया गया आयाम है जिसे आपको ढोना पड़ता है। ये आपके सिर पर लदा हुआ एक बोरा है और ये भारी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम ये बात समझें कि मिस्टिसिज्म एक फिलॉसफी नहीं है, विचारधारा नहीं है, विश्वास प्रणाली नहीं है। वो इस धरती या किसी और धरती की नहीं है। ये एक मूलभूत इंसानी बुद्धिमत्ता की एक मूलभूत चाहत है ये, क्योंकि इंसानी बुद्धिमत्ता एक खास स्तर के विकास तक पहुंच चुकी है। आप इसे संतुष्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों से जो आपको पहले से पता है। आप इसे संतुष्ट नहीं कर सकते
धर्म के विश्वास प्रणालियों पर विश्वास कर कर या फिर टेक्स्ट बुक में लिखे हुए विज्ञान के स्तर से, तो हम आपको इसमें अपने साथ लेकर चलेंगे जिस हद तक संभव हो सके। हम काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार सफ़र कर रहे हैं और हम इन बातों को आप तक समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो रोचक चीज़ें जिन्हें आप देख सकें या अनुभव कर सकें। हम इसे समय आने पर करेंगे। आप मेरे साथ सफ़र कीजिए, मेरे साथ सवारी कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कृपया। पहला सवाल शंकर जी का है। पहला सवाल त्रिचरापल्ली से शंकर जी ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। नमस्कारम सद्गुरु। मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। कभी कभी मुझे घर जाने में भी डर लगता है। सद्गुरु, क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? प्रकाश तो आ रहा है, क्योंकि मैं आमतौर पर कह रहा हूँ क्योंकि कुछ महिलाएं शायद लड़ाई करेंगी। आमतौर पर महिलाओं में मांसपेशियों की ताकत पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती हैं। जब परिस्थितियाँ थोड़ी काबू से बाहर हो जाती हैं तो आदमी अपने हाथों का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन महिलाएं छोटी उम्र से ही अपनी ज़बान को तेज़ करने की कोशिश करती हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी मांसपेशियाँ एक पुरुष की जितनी ताकतवर नहीं हैं, तो आमतौर पर उनकी जीभ ज़्यादा तेज़ होती है। पुरुष अपनी जीभ अब महिला की तरह नहीं हिला सकते। आमतौर पर ये सच होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीभ तेज़ है या बात तेज़ जीभ की है। पता है, भारत में, आप त्रिचनापल्ली से हैं, मेरे ख्याल से नवरात्रि शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। सब कुछ देवियों के बारे में है। भारत में सब कुछ देवियों के बारे में होगा। कुछ देवियां हैं जो बहुत सभ्य हैं, लेकिन बाकी सारी, आपने उनके बारे में सुना है? राकिनी, दाकिनी, लंकिनी, चिन्नमस्ता, चंडी, काली, भैरवी, आपने इन सब के बारे में सुना है? ये बहुत ही भयंकर महिलाएं हैं। आपने उनकी जीभ बाहर लटकी हुई देखी है? कभी कभी उनके मुंह से खून टपक रहा होता है क्योंकि वो आपका सिर काट सकती हैं। लेकिन हमने ऐसी महिलाएं बनाई, हमने उन्हें पूजनीय बनाया है अपने देश में, क्योंकि उनमें एक दूसरा गुण है। जैसे कि आपकी पत्नी, जो एक शानदार महिला है, एक स्तर पर बहुत शानदार, लेकिन दूसरे स्तर पर बहुत ही भयानक। तो ऐसा ही भैरवी के साथ भी है, चंडी के साथ है, चामुंडी के साथ भी है, काली भी हैं, चिन्नमस्ता भी ऐसी ही हैं। इनमें से कई ऐसी ही हैं। एक स्तर पर वो बहुत ही शानदार हैं, दूसरे स्तर पर बहुत ही भयानक हैं। तो ये आपकी स्किल है कि आप उनके गुण की जो शानदार चीज़ें हैं वो अपनी ओर आकर्षित करें और उनका जो भयानक गुण है वो किसी और की तरफ जाए। उनका जो शानदार गुण है वो आपके लिए अभिव्यक्त होना चाहिए। तो ये स्किल आपको सीखनी होगी। लेकिन ये पूरा विचार कि देवियां ऐसी हैं, इसका पूरा विचार ये है कि आप ये समझ सकें कि अगर एक बहुत ही शानदार गुण है, या तो टैलेंट के रूप में, या समझ के रूप में, या कोई जीनियस के रूप में,
किसी इंसान के भीतर, या फिलहाल हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अगर महिलाओं के अंदर ऐसी शानदार गुण हैं कि उनमें एक तरह का जीनियस है, या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, या बहुत ही शानदार है किसी काम में, किसी चीज़ में, हम नहीं चाहते कि उनकी समझ, उनका टैलेंट, उनका जीनियस, उनकी स्किल वो उनके अच्छे व्यवहार के आगे समर्पित हो जाए। क्योंकि आप अपने पपी कुत्ते को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे। अगर आप अच्छा व्यवहार चाहते हैं, इसीलिए आजकल हर कोई शादी करने के बजाय अपने घर में कुत्ता लेके आ रहा है, क्योंकि आप अपने कुत्ते को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे। तो अगर आपको सिर्फ अच्छे व्यवहार की ही तलाश है, फिर आपको यही करना चाहिए, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी संभावनाओं की खोज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ये संभावनाएं आती हैं उस व्यवहार के साथ जो शायद उतना अच्छा ना हो। कभी कभी हो सकता है उसमें कुछ हद तक बुरा व्यवहार भी हो। ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किन मूल्यों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि शंकर जी, अरे आपका सरनेम क्या है? पिल्लई है क्या? अब मुझे समझ आया। अब मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर आप शंकरन पिल्लई हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप में इतनी स्किल होगी कि आप ऐसी भयंकर परिस्थितियों को संभाल सकें। तो लेकिन कभी भी इंसानी बुद्धिमत्ता, जीनियस और टैलेंट और क्षमता को अच्छे व्यवहार के आगे समर्पित ना करें। अच्छा व्यवहार सीखा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता को सीखा नहीं जा सकता, जीनियस को सीखा नहीं जा सकता। आपको इसे उभरने की अनुमति देनी होगी, आप इसे सीख नहीं सकते। इसे उभरने की अनुमति देने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संभावना के अभिव्यक्त होने में, जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने बुरे व्यवहार के एंडोर्समेंट के रूप में ना देखें। अगर आप कोई बुरा व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको कोई बहुत शानदार जीनियस दिखाना चाहिए, वरना आपको बुरा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कभी भी इंसानी जीवन के महत्वपूर्ण आयाम जैसे कि बुद्धिमत्ता, क्षमता, ब्रिलियंस, जीनियस, इनको अच्छे व्यवहार के सामने समर्पित ना करें, क्योंकि अच्छे व्यवहार को सीखा जा सकता है और इसका केवल सामाजिक स्तर पर महत्व है, जीवन के स्तर पर कोई महत्व नहीं है। तो आपकी जो शानदार पत्नी हैं, अगर वो एक गुलाब के पौधे की तरह हैं, जिनके 2 गुलाब हैं या 1 गुलाब हैं और 100 कांटे हैं, तो आपको बस उनका पोषण करना है ताकि 100 गुलाब भी खिलें, 100 कांटों के लिए 100 गुलाब भी हों। तो वो पौधा जितना बड़ा है उसके आधार पर कांटों की संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन फूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरे ख्याल से आपको अपनी शानदार पत्नी के साथ यही करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो एक शानदार महिला हैं, लेकिन उनका जो जी भलाने वाला विभाग है वो बड़ा शक्तिशाली है। आपको उनके लिए कोई दूसरा शिकार खोज लेना चाहिए और आपको उनका शानदार हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। दूसरा सवाल प्रियंका जोशी ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए आपको धन्यवाद। आपके वीडियोस देखकर बहुत अच्छा लगता है।
क्या आप बता सकते हैं कि हम बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं और तृप्ति के बारे में कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि नई पीढ़ी आंतरिक खुशी हासिल करने की कोशिश करे, न कि किसी काल्पनिक दुनिया के पीछे भागे? क्या आपको लगता है कहीं कोई काल्पनिक दुनिया है? मुझे लगता है कि अब कैमरा बेयर लेग को काफ़ी अच्छे से दिखा सकता होगा। प्रकाश पर्याप्त हो गया है। यहाँ एक बहुत ही शानदार झील है, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी। मुझे पता नहीं वाकई में कि ये कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो वेस्ट एशिया से आया था, उसने देखकर कहा कि ये मेडिटेरेनियन समुद्र की तरह लग रही है। हाँ, ये वैसी लगती है क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है। तो बाहर कोई ओएसिस नहीं है। रेगिस्तान के बीच जो एक छोटा सा बगीचा होता है जिसे ओएसिस कहते हैं, बाहर ऐसा कोई ओएसिस नहीं है। अगर एक समुद्र मौजूद हो तो लोग वहाँ पे भी डूब सकते हैं। आंतरिक खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खुशी हमेशा से आंतरिक ही रही है। न केवल खुशी, यहाँ तक कि दुख भी आंतरिक ही रहा है। आनंद हमेशा से आंतरिक रहा है, पीड़ा हमेशा आंतरिक रही है। हालांकि आपको पता है, आप जानते हैं, कवियों ने और दूसरे लोगों ने ये कहा कि प्यार हवा में है। नहीं नहीं, वो भी हमेशा आंतरिक ही होता है। हर वो चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं वो आंतरिक है। अगर आपने कभी सोचा या आपने खुद को ये सोचकर धोखा दिया कि प्यार, आनंद या खुशी का कोई ओएसिस कहीं पर मौजूद है, तो कुछ समय के बाद आप बहुत धोखा खाएंगे, बहुत निराश हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं पर एक ओएसिस है, एक समुद्र मौजूद है आनंद का, कहीं और नहीं। सारे इंसानी अनुभव आपके भीतर से पैदा होते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह का अनुभव पैदा करते हैं। तो हर कोई नई पीढ़ी को या बच्चों को दिशा निर्देश दिखाना चाहता है, क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे समस्या हैं। नहीं, वो सिर्फ आपका एक मिनिएचर वर्जन है, आपका एक छोटा रूप है। और अगर उन्हें देखकर आपको लगता है कि वो इतने बड़े समस्या हैं, तो मेरे ख्याल से आपको खुद पर गहराई से नज़र डालनी होगी, क्योंकि वो बस आपका बस एक छोटा सा स्वरूप है वो। तो अगर वो बुरे लग रहे हैं तो आपको खुद को करीब से देखना होगा। बच्चे समस्या नहीं हैं। अगर वयस्क खुद को रूपांतरित कर लें तो आपको बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सद्गुरु, मेरे बच्चे, अरे, अगर आपके बच्चे समस्या हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, वो सिर्फ एक छोटी समस्या है, बड़ी समस्या यहाँ बैठी है। तो और आपने कहा कि आप मेरे वीडियोस भी देखती हैं। आपको कुछ और वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि मैंने इस आयाम के बारे में बहुत कुछ कहा है। अगर आप वास्तव में, अगर आपकी दिलचस्पी वास्तव में इस चीज़ में है कि आपके बच्चे बहुत शानदार बने, अगर आप वास्तव में गंभीर रूप से इस बारे में चिंतित हैं, मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली, वास्तव में, आपका अपमान करने के लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर माता पिता, उनकी रुचि सिर्फ ये होती है कि उनके बच्चे पड़ोसी के बच्चे से थोड़े बेहतर हों।
तुमको कितने मार्क्स मिले, तुमने कितने पैसे कमाए, तुम्हारा सामाजिक स्टेटस क्या है। ज़्यादातर माता पिता को बस इसी चीज़ की चिंता होती है। जब बात ये होती है तो स्वाभाविक रूप से आपके बच्चे एक छोटे से मूर्खतापूर्ण ओएसिस की खोज कर रहे हैं जो कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने ही उनके दिमाग में ये विचार डाला है कि हर मूल्य चीज़ बाहर कहीं समाज में मौजूद है, या तो उस पैसे में जो आपने इकट्ठा किया है, या उस संपत्ति में, या स्टेटस सिंबल जो आप इकट्ठा करते हैं, उन चीज़ों में है मूल्य। आपने अपनी टोपी में जो पंख लगा रखे हैं उनमें है। तो आप उसे बदल दीजिए। पहले आप खुद को रूपांतरित कीजिए, फिर आप देखेंगे कि अपने बच्चों के साथ करने के लिए बहुत कम काम रह जाता है, बहुत कम, मेरा विश्वास कीजिए। तो खुद को रूपांतरित किए बिना आप चाहते हैं कि वो रूपांतरित हो जाएं। रूपांतरण का आपका विचार क्या है? उन्हें आपकी बात माननी चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए। इस बात को लेकर वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं कि अगर आप 35 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, आपके बच्चों की चाहे जो भी उम्र हो, अगर वो 12 से ज़्यादा उम्र के हैं तो वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। वैज्ञानिक तथ्य इस बात को साबित करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो आपकी बात क्यों सुने? या अगर आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रही थी, मैं उसे थोड़ा और ऊपर उठाता हूँ। आपके और आपके बच्चे के बीच में कौन ज़्यादा एक दिन के दौरान कौन ज़्यादा खुश रहता है? अगर इसका जवाब ये है कि आपका बच्चा ज़्यादा खुश रहता है, फिर आप मुझे बताइए कि जीवन के लिए कंसल्टेंट कौन होना चाहिए? निश्चित रूप से आप नहीं, बच्चा कंसल्टेंट होना चाहिए। तो ये रवैया कि बच्चे गलत हैं और आपको उन्हें ठीक करना होगा, सृष्टा ने गलती की है, नहीं, ये आपकी गलती है, आपको ये पता होनी चाहिए, और आप उस गलती को ठीक करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन अच्छे रूप में आया है। बात केवल इतनी है कि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये समस्या है। तो आपने खुद के साथ जो भी छेड़छाड़ की है, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो अपने बच्चों को ठीक करने के लिए बहुत कम बचेगा। हो सकता है कि आपको उन्हें अपना गुजारा चलाने की कुछ तरीके सिखाने होंगे ताकि वो इस दुनिया में अपनी गुजर बसर चला सकें, और बाकी की चीज़ें वो जीवन अपने खुद के तरीके से समझ लेगा। ये आपने कहा कि इस बारे में क्या आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कहा? कि खुशी अंदर होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही बुनियादी बात पर गौर करें। क्या आपने एक नौकरी पाई, या बिजनेस शुरू किया, या किसी चीज़ के पीछे जाने का फैसला किया खुशी की तलाश में, ये सोचकर कि इससे आपको खुशी मिलेगी, या आपको अपने भीतर खुशी मिल गई और आपने खुशी की अभिव्यक्ति के रूप में ये चीज़ें की? अब आपका एक बच्चा है, इसका मतलब है कि मैं मानता हूं कि आप शादीशुदा हैं। तो क्या आपने शादी की खुशी की तलाश में, या आपने आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में? क्या आपने बच्चे पैदा किए खुशी की तलाश में, या अपने आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में? आपको इन चीज़ों पर गौर करना होगा। अपने बच्चों को ये वीडियो मत सुनवाइएगा। आपको इसे सुनना होगा और इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये बात समझें कि आप खुद अपने पूरे जीवन में उस ओएसिस की तलाश करते रहे हैं, और आप अब सोच रही हैं कि आपका बच्चा आंतरिक तृप्ति को खोजे या आंतरिक खुशी को पाए। ये कैसे संभव है? आप निश्चित रूप से क्वालिफाइड नहीं हैं वैसा करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं। क्वालिफिकेशन ये है
ये सरल सी बात समझना कि इंसानी अनुभव सिर्फ भीतर से ही पैदा हो सकता है, बस चाहे वो दुख हो या सुख हो, वो केवल भीतर से ही पैदा हो सकता है। तृप्ति या खालीपन का एहसास वो भी भीतर से ही होता है। अगर आप इस एक बात को पूरी तरीके से समझ जाते हैं तो आप जो चाहे वो कीजिए, मुझे क्या समस्या है। आपको फ्रस्ट्रेशन पता है, आपको फ्रस्ट्रेशन पसंद है, ठीक है, उसका आनंद लीजिए, मुझे क्या समस्या है। आपको अधूरापन पसंद है, उसका आनंद लीजिए, मुझे क्या समस्या है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका निर्माण आपने किया है, किसी और ने नहीं, आपने। तो जब तक आपको ये बात पता है तो आप खुद के अंदर क्या बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो यही बात बच्चे को भी पता होनी चाहिए, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, चाहे वो तृप्ति का एहसास हो या फ्रस्ट्रेशन हो, हर चीज़ भीतर से ही पैदा होती है। उसे ये पता होना चाहिए, ये पता चलना उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने भीतर वो पैदा करे जो वो चाहता है। ये बाकी की पूरी दुनिया के लिए भी एक तरह का बीमा है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में तृप्त है अपने खुद के भीतर, या ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के स्वभाव से आनंदित है, उसे अपने आसपास की दुनिया से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी खुशहाली अपने आसपास के किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होगी, फिर आप वो करेंगे जिस चीज़ की ज़रूरत है। कभी कभी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है उसको कोमलता से संभालना पड़े, कभी कभी हो सकता है ताकत के साथ संभालना पड़े, कभी कभी हो सकता है प्यार के साथ संभालना पड़े, कभी कभी थोड़े कठोर तरीके से संभालना पड़े। आप वो करेंगे जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब जब भी आप सिर्फ वो करते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ तभी वो चीज़ जिसे हम इंसानी बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, इंसानी बुद्धिमत्ता अभिव्यक्ति पा पाएगी। लेकिन अगर आप गांठों में उलझे हुए हैं कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, इस चीज़ से मुझे दुख मिलेगा, ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जैसे ही आप इन सीमाओं में और गांठों में बंध जाते हैं, अब आपकी बुद्धि जम चुकी है। ये कभी पिघलेगी नहीं, ये कभी पानी की तरह बहेगी नहीं, ये जम चुकी है। तो जमी हुई बर्फ़ का अपना एक फ़ायदा होता है, उसका भी एक पर्पस होता है। जमी हुई बर्फ़ अच्छी चीज़ है, भविष्य के लिए एक अच्छी चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो हो सकता है आपकी बुद्धिमत्ता वहाँ प्रकट हो, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा है, आपको समझदार होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान सब कुछ संभालते हैं। तो वहाँ भी आपको बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिमाग में, सिर में एक बर्फ़ का ढेर लेकर जाना, अपने सिर में किसी भी चीज़ को लेकर ढोना, ये जीवन की बर्बादी है। तो जैसे ही आप ये पहचान कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे खुश करती है, कौन सी चीज़ दुखी करती है, जैसे ही आप ये पहचान करते हैं, आपको ये समझना होगा कि आपकी बुद्धिमत्ता उस चीज़ के भीतर जम गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इससे आज़ाद हो, आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। आप इस बात पे लेक्चर ना दें कि आंतरिक तृप्ति कैसे पाई जाए। मान लीजिए कि आपका बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि अगर आप इतने तृप्त हैं तो आपने शादी क्यों की, आपने बच्चे पैदा क्यों किए, तो आप क्या करेंगी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने जीवन में इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो कृपया खुद को रूपांतरित करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को रूपांतरित करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है कि शुरू में वो बहुत सरकास्टिक हो, बहुत क्योंकि आपका एक पुराना कर्म है, उन्होंने आपको देखा है। लेकिन किसी भी रूपांतरण के प्रति रिस्पॉन्ड करने के बारे की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि एक बच्चा या एक युवा व्यक्ति सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये जीवन की प्रकृति है। एक ताज़ा जीवन, उसमें हमेशा ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है। एक ऐसे जीवन के मुकाबले जो पूरी तरह से अकड़ गया है हर तरह की धारणाओं के साथ, तो उम्र बस यही है। युवा और बूढ़े होने के बीच क्या अंतर है अगर आप मुझसे पूछें,
तो ये सवाल केवल इस बात का है कि आपने जीवन के बारे में कितने सारे निष्कर्ष बनाए हुए हैं। अगर आपके दिमाग में ढेर सारे निष्कर्ष हैं तो आप अभी बहुत ही प्राचीन बन जाएंगे। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है, आप हर चीज़ को ताज़ी निगाहों से देखने को तैयार हैं, फिर आप देखेंगे कि आप एक बुलबुले की तरह होंगे, आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह होंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक वयस्क बॉस बनना चाहते हैं जो इन लोगों को, दुर्भाग्य से ज़्यादातर बच्चे गुलाम की तरह पैदा होते हैं अभी भी। मैं नहीं कहूँगा कि हर माता पिता के साथ ऐसा है, लेकिन मोटे स्तर पर ऐसा है, क्योंकि उसे तब बैठना चाहिए जब आप कहते हैं। देखिए, अभी आपको खुद नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को अभी भी नहीं पता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि बच्चे को क्या खाना चाहिए। बच्चों को कितनी सारी गलत चीज़ें खिलाई गई हैं, भोजन के रूप में, विचारों के रूप में, विश्वास प्रणालियों के रूप में। कितनी सारी ऊल जलूल चीज़ें पीढ़ियों से पीढ़ियों में की जाती रही हैं, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको खुद नहीं पता। ऐसा मत कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ आप अपने बच्चे के साथ ये कर सकते हैं कि उसके सामने ये स्वीकार कीजिए कि यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता। आपने बस उससे कुछ साल पहले यहाँ इस धरती पर आने की गलती की है, वरना आपके पास आखिर क्या है जो बच्चे के पास नहीं है? कम से कम उसका दिमाग ताज़ा है, आपका दिमाग जमा हुआ है। यहाँ बहुत सारे मछुआरे हैं, ताज़ी मछली और जमी हुई मछली, बस इसी तरह से। जिंदा दिमाग और मरे हुए दिमाग। दिमाग मर गए हैं क्योंकि जितने ज़्यादा धारणाएं आप बनाते हैं उतना ही ज़्यादा आप खुद को अपंग कर लेते हैं। हर इंसान क्यों स्वाभाविक रूप से एक मिस्टिक या रहस्यदर्शी नहीं है? इसका कारण ये है कि उनके पास विश्वास प्रणालियाँ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, उनके पास नैतिक सिद्धांत हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है। तो उन्होंने अब जीवन के साथ सारी गलत चीज़ें की हैं, तो खोज बंद हो गई है। जब खोज बंद हो जाती है फिर जीवन एक विस्फोट की तरह घटित नहीं होगा। ये एक छोटे से बहाव की तरह बूंद बूंद करके घटित होगा। गुजर बसर करना, बस जिंदा रहना, लेकिन जीवन में कोई उल्लास नहीं है। तो आपके बच्चे में उल्लास है, उसे मारिए मत अपने विचारों से, अपनी फिलॉसफी से। कृपया ये देखिए कि वो जीवंतता अगर आप खुद में भी ला सकें, और अगर आप एक जीवंत जीवन हैं तो आपको बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं करना होगा, वो अच्छे से बड़े होंगे। और अगर आप किसी मरुस्थल के ओएसिस के पीछे नहीं भागते, ये केवल एक मिराज है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ तृप्त हो जाएगी, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो काम नहीं करता। आपको विज्ञापन देखने चाहिए। अगर आप इस धरती के विज्ञापनों को देखें तो आपको मेरी बात समझ आएगी। चूँकि आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रही हैं, एक ऐसा विज्ञापन हुआ करता था भारत में जब हम बड़े हो रहे थे। एक्शन फॉर सेटिस्फैक्शन, सिजर्स, सिगरेट पीजिए और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सौभाग्य से वो ब्रांड अब खत्म हो गया है। सिजर्स, ये अंदर से आपकी आंतड़ियों को काट देगा, वो यही कह रहे थे, लेकिन बात आपको समझ नहीं आई। कई पीढ़ियों ने सिगरेट पी। यहाँ कुछ लोग विज्ञापन कर रहे हैं कि आप इस कार खरीदिए, बस आपका जीवन तृप्त हो जाएगा, आप बाकी बचे जीवन खुश रहेंगे। हाँ, मैं आपसे सिगरेट पीने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन आप सिगरेट पी सकते हैं, आप एक कार खरीद सकते हैं। लेकिन सिगरेट पीने वाले खुश नहीं दिखते, नहीं ड्राइवर खुश दिखते हैं। बस सड़क पर देखिए, वो सारे लोग जो अपने सपने की कारें चला रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं? वो नहीं हैं। तो ये ओएसिस सिर्फ एक मिराज है, एक दृष्टि भ्रम है।
अगर आप ये नहीं देख पाते तो आप अपने बच्चों से भी उम्मीद ना करें कि वो देखेंगे। आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। शिक्षाएं देने से काम नहीं चलेगा। नमस्कारम। और इस हफ्ते चूंकि अमेरिका और भारत दोनों जगहों में वायरस की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, इस बात का ख्याल रखें कि आपको वायरस का इन्फेक्शन ना लगे। इस बात का ख्याल रखें कि आप उन सुपर हीरोज़ में एक नहीं हैं जो सुपर स्प्रेडर हैं। एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बने, जिंदा रहें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी। आपको और मुझे ज़िंदा रहना चाहिए और ये बात पक्की कीजिए कि हमारे आसपास का हर व्यक्ति ज़िंदा रहे। बस इसे खुद के लिए संभव बनाएं, क्योंकि हम एक ऐसे समय में हैं जब ये सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते थे कि आप ज़िंदा रहे, और आपने ये पक्का किया कि आपके आसपास का हर इंसान ज़िंदा रहा। आप यही सबसे अच्छी चीज़ अभी कर सकते हैं। बेयर झील का एक शानदार दृश्य आपके लिए। तो आज या कल शायद हम सॉल्ट लेक सिटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातचीतें होंगी। आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्कारम। If we listen to them carefully, we would know the meteorological. एक चीज़ जो हम पक्षियों से जान सकते हैं वो ये है, अगर आप अपने उदान प्राणा को सक्रिय करते हैं तो ध्वनियों का उच्चारण करने की आपकी क्षमता उस तरीके से कि वो सबसे असरदार हो। एक बहुत पुरानी परंपरा रही है जिसमें ध्वनियों के माध्यम से लोगों को दीक्षा दी जाती है। वो ध्वनि आपके अंदर छप जाती है और आप गुरु की आवाज़ लगातार सुनते रहते हैं। पक्षियों की गुप्त भाषा, सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर देखिए।